जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता चल चुका होगा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 23 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि अब की ये एग्ज़ाम 5 दिनों में होगा और 10 शिफ्टों में कराया जाएगा। और इस बार इस पेपर को लेकर शासन भी अपने स्तर पर काफ़ी सख्त हो चुका है, तो हम लोगों को भी अपनी तैयारियां बिल्कुल सीरियस तरीके से शुरू करनी होंगी। तो इसमें हमें ये समझना होगा कि हम लोग तैयारी करें कैसे। तो देखिए, अगर हम लोग अभी मोटा मोटा माने तो अभी हमारे पास 25 दिन का समय है। तो 25 दिन में हम ऐसा क्या मास्टर प्लान तैयार कर लें जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। और आप सभी को पता है कि जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें मेरे 222 प्लस कैसे आए थे, और इस बार का टारगेट आप सभी का होना चाहिए 230 से ज़्यादा का, क्योंकि लोगों को 6 महीने का तैयारी का समय और मिल गया था। तो इस बार कम से कम 10 से 15 नंबर तो बढ़ेंगे ही पिछले पेपर के कंपैरिजन में। तो हम लोग इसमें पूरी वो रणनीति की बात करेंगे कि जिससे हमारा स्कोर 230 के आसपास पहुंच जाए, यानी हमारे 115 क्वेश्चन सही सही हो जाएं। तो पूरी रणनीति और पूरे मास्टर प्लान के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं कि 25 दिनों में कैसे आप 230 से ज़्यादा स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस देख लें कि हिंदी थी जिसमें 37 क्वेश्चन आने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। और इस तरह 300 मार्क्स हमें लाने होंगे या मिलेंगे। और हमें कितने लाना, हमारा टारगेट क्या है 230 प्लस का, जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है क्योंकि 37 क्वेश्चन इसके हैं। तो 37 क्वेश्चन हिंदी के हैं। दूसरा है जीएस के 38 क्वेश्चन हैं। तीसरा है रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा लास्ट है मैथ यानी गणित, जिसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा एग्जाम का सिलेबस के किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ें। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 115 क्वेश्चन का। 115 क्वेश्चन का मतलब 230 नंबर हमें हर हाल में लाने हैं ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो हम लोग इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति देखेंगे। तो चलिए बात करें, सबसे पहले हमें किसे फोकस करना है। देखिए, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और थोड़ा बहुत आसान भी है, तो इसीलिए सबसे पहला टारगेट हमारा यही होगा और सबसे बड़ा फोकस हमारा रीजनिंग पे ही होगा, जिसमें हमें टारगेट करना है 45 से ज़्यादा क्वेश्चंस का। और ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 45 प्लस क्वेश्चन या 45 प्लस सही ना हो पाए, ऐसा भी होता है कि 50 से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं 55 में। तो हमारा मेन टारगेट, मेन फोकस रीजनिंग का रहना चाहिए। और हमें रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और रीजनिंग को हमें 2 घंटे से ज़्यादा हर हाल में देना होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो नंबर होगा वो रीजनिंग से ही आएगा। तो इस तरह हम रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और रीजनिंग पे 2 घंटे से ज़्यादा हमें देना होगा। थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आगे बात कर ले हिंदी की। हिंदी में हमें 32 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करके आने हैं, क्योंकि देखिए, अगर हमारे नंबर कहीं से आएंगे या बढ़ेंगे तो वो पहला तो है रीजनिंग वाला पोर्शन और दूसरा है हिंदी वाला पोर्शन। इन्हीं दोनों से हमारे नंबर हाई रहेंगे और इन्हीं से हमारी मेरिट भी अच्छी रहेगी। तो अगर हमें अपना टारगेट लेकर चलना है 115 क्वेश्चन वाला, तो हमें रीजनिंग और हिंदी पे विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि हिंदी तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है। तो इसमें आसानी से 32 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो अपना आप दूसरा टारगेट रखिए हिंदी पर। हिंदी को भी कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको देने हैं। फिर तीसरा है जीएस यानी जनरल साइंस या जनरल स्टडीज़ का। इसके 38 क्वेश्चन आने हैं और 38 में से हमें 27 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे। जीएस में हम लोग अभी आगे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन एक जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब रहना चाहिए कि कितने हमें सही करने हैं, तो लगभग 27 प्लस आपको सही करने ही हैं। और ये सभी जो भी सही करने हैं जितने, आप अपनी रफ पर एक अलग कॉलम में नोट कर लीजिए कि हमें रीजनिंग में 45 सही करने हैं, हिंदी में 32 से ज़्यादा सही करने हैं, जीएस में 27 से ज़्यादा सही करने हैं। और फिर चौथा है मैथ। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैथ आती है, तो जिन्हें मैथ आती है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कर ही लेंगे, या हो सकता है 15 से भी ज़्यादा, 18 19 तक भी हो जाए, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैथ में उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मतलब बिल्कुल मैथ नहीं आती है और मैथ से थोड़ा बहुत डर भी लगता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो वो सही नहीं होगा, या फिर अगर आप मैथ को यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसके नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको रीजनिंग में बढ़ाना होगा, हिंदी में बढ़ाना होगा और जीएस में बढ़ाना होगा। और जो मैंने यहाँ पर इतने बताए हैं, जैसे रीजनिंग के 45 में बताया है और हिंदी में 32 बताया है, जीएस में 27 बताया है, तो जो ठीक ठाक मेहनत करने वाला होगा उसी के आएंगे। और जो ठीक ठाक मेहनत करता होगा उसको इतनी मैथ तो आती ही होगी कि 20 में से कम 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएं। और बाकी अभी हमारे पास 25 से ज़्यादा दिन हैं, तो क्यों ना हम लोग इस पर उसको प्रैक्टिस करें।
चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हम किसको कितना टाइम दें। देखिए रीजनिंग में सबसे जो टाइम टेकिंग पोर्शन है वह है मेंटल एप्टीट्यूड का। पिछली बार जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी जैसे आपको दे दिया गया कि यदि आप एक पुलिस वाले हैं, आपको ऐसा ऐसा किया जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ये है मेंटल एप्टीट्यूड, जिसे मानसिक अभिरुचि बोला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कोई मतलब टफ नहीं होते हैं, बस ये होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। और चूंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम रहता नहीं है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इनको बाद में करेंगे। तो आपको मेंटल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, आपको अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आप क्वेश्चन लगाएंगे मेंटल एप्टीट्यूड के, मानसिक अभिरुचि के, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल आगे साबित होगा। फिर मानसिक अभिरुचि के बाद है वर्बल रीजनिंग, यानी जैसे कथन के और निष्कर्ष के क्वेश्चन आ गए, या कहीं लिख के आ गया वह इस दिशा में चला, इस दिशा से बढ़ के उस दिशा में पहुंच गया, अब बताइए वह शुरुआत से किस दिशा में। तो ये सब वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। वर्बल रीजनिंग में भी कुछ टफ नहीं होता है। जैसे एक दे दिया जाएगा, मेज के चारों ओर 8 बच्चे बैठे हैं, अब उसमें देखिए ये टफ नहीं होता है, लेकिन इतना लेंदी होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना टाइम निकल जाता है कि इसको छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये गोल मेज के आकार के, चौकोर मेज के आकार के जो भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आप वही चीज़ एग्जाम में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा आपको मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये हार्ड नहीं आता, बस टाइम टेकिंग होता है। वर्बल रीजनिंग का भी यही हाल है, हार्ड नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग रहता है। तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे बात कर लें हिंदी के बाद जीएस की। देखिए यहाँ पर मैंने जो ऊपर से नीचे टॉपिक दिए हैं, आपको इन्हीं क्रम में मतलब इन पे फोकस करना है। जैसे सबसे बड़ा आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर। तो आप यहाँ बगल में देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए 17 फरवरी पहली शिफ्ट है, 17 फरवरी दूसरी शिफ्ट है, 18 फरवरी पहली शिफ्ट है, 18 फरवरी दूसरी शिफ्ट है। तो आपको मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से बता दिया। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर। दूसरा आपका फोकस रहना चाहिए यूपी जीके पर, क्योंकि यूपी के भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है करंट अफेयर्स, क्योंकि आप यहाँ पर करंट अफेयर्स का वेटेज देख सकते हैं। यहाँ पर 5 है, 6 है, 10 है और 8 है, यानी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछे गए हैं। और वहीं आप यूपी जीके की बात करें तो यहाँ पर 9, 7, 6, 7, यानी जो एवरेज आप यहाँ पर 8 मान सकते हैं यूपी जीके का। और स्टैटिक जीके में भी अच्छा खासा है, 6, 7, 8, 8, यानी यहाँ पर भी लगभग 8 के आसपास ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 तो हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, स्टैटिक जीके, यूपी जीके और करंट अफेयर्स। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी हमारे पास उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 4, फिर 2, फिर 5। और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके बाद आपको ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर्स के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो ज्योग्राफी में से पूछा जाता है, जिसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर है मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स और फिर है साइंस। यानी अगर आप साइंस को नहीं भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स को नहीं भी पढ़ते हैं और इन सब पे आप अपना टाइम देते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन जैसे अगर आपको साइंस में कुछ पता है, कुछ आता है, तो आप उसका रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी आपने अगर पढ़ी है तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो अब तक आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, उसी को दोहराना है बार बार। यानी जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप इसे रिवाइज करिएगा। और यहाँ पर कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3, 2, 2, 1, इसीलिए हिस्ट्री को मतलब आप थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। साइंस देख लीजिए, 2, 1, 1, 2। तो अगर आप साइंस नहीं भी पढ़ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम भी तो साइंस वाले में बचेगा। तो ये तो बात रही जीएस की। फिर बात कर ले हिंदी की। देखिए हिंदी में मतलब आपने ऐसा पढ़ा होगा, इतनी तैयारी रही होगी कि आपके पिछली बार भी 30 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे, लेकिन इस बार आपका टारगेट रहना चाहिए 32 प्लस, क्योंकि हिंदी में हमारा जितना अच्छा स्कोर हो जाएगा हमारी मेरिट उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब तक जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना होगा सबसे पहली बात, और फिर जो आपने अब तक पढ़ा है उसी पर डेली प्रैक्टिस करनी होगी। हिंदी में भी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है और उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अभी मैं मॉक पर भी बात करूँगा, लेकिन अपना लास्ट बचा है मैथ्स। तो देखिए मैथ्स में यही है कि जिसको आती है तब तो वो अच्छी बात है भाई, वो तो 15 प्लस करेगा ही,
और जो थोड़ा कमज़ोर है, जिसको मैथ देखने में ही डर लगता है, तो उसके लिए यही है कि आपको जो टॉपिक आते हैं, यानी जैसे आपको एवरेज आता है तो आप एवरेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या नंबर सिस्टम आता है तो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, HCF LCM आता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, परसेंटेज आता है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कम से कम आपको मैथ में 10 तो लाने ही होंगे, क्योंकि ये 10 अगर आपके आ जाते हैं तो भाई आपके स्कोर को इंक्रीज ही तो करेंगे। तो मैथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो टॉपिक आते हैं, जो भी टॉपिक आपको अब तक समझ में आए हैं, बस उन्हीं को कंटिन्यू रखिए, कुछ नया मत ऐड करिए। और अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है मैथ में, तब तो भाई अलग बात है, क्योंकि भाई पिछला एग्जाम हुआ था तो कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। अगर उसमें ही कुछ पढ़ा होगा और उसका थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा तो उसी को अब यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर पढ़ा ही नहीं था तो भाई इसमें क्या कहा जा सकता है। तो इन 10 नंबर को आप उन 3 सब्जेक्ट में कहीं एडजस्ट करिए, अपने नंबर उसमें बढ़ाइए, ये कर सकते हैं आप। फिर लास्ट है हमारा मॉक टेस्ट की बात कर लें। देखिए अभी आप एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसका डेली एनालिसिस करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि 3 ही टेस्ट अभी देने हैं आपको। तो 3 टेस्ट दीजिए, फिर डेली एनालिसिस करिए, और जिस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है, जिस सब्जेक्ट से आपका गलत हो रहा है, आप उसको रिवाइज करिए। या फिर अगर आपके लिए वो टॉपिक नया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, और अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है फिर भी आपसे गलत हो रहा है, तब आप उस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़िए, क्योंकि बहुत दिनों से रिवीजन हुआ नहीं होगा, इसीलिए वो टॉपिक गलत हुआ होगा। तो जो टॉपिक गलत हुआ है उसी को आप फिर से रिवाइज करिए, फिर से उसकी प्रैक्टिस करिए। और अभी आपको हफ्ते में सिर्फ 3 मॉक टेस्ट करने हैं और उनका प्रॉपर डेली एनालिसिस करना है। यानी जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसमें आप अच्छे से एनालिसिस करें, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और गलत वालों को प्रॉपर टॉपिक वाइज पढ़ें। उसके बाद आपको 10 अगस्त के बाद से डेली एक मॉक टेस्ट देना ही होगा, क्योंकि 10 अगस्त के बाद अगर आपका पहले ही दिन एग्जाम पड़ गया, मान लिया 23 को, तो लगभग 13 दिन बचेंगे। तो 13 दिन में आप 13 मॉक टेस्ट लगा ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको 10 अगस्त के बाद से डेली एक मॉक लगाना है, और अभी हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और यही मैंने भी सेम अप्लाई किया था अपनी तैयारी के समय, इसीलिए मेरे पिछली बार 222 से ज़्यादा ही नंबर आए थे। हालांकि पेपर कैंसिल हो गया था। और तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। आप चाहे कोई बुक ले आइए, चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, यानी जिस तरह से आपको बन पाए आप मतलब मॉक ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि मॉक से हमें एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है और तभी हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मॉक का रोल रहेगा। उसके बाद जो जिन जिन आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है वो यहाँ पर हैं। रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है 45, तो आपको उसी के हिसाब से टाइम भी देना होगा। देखिए आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा आपको रीजनिंग पे देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप हिंदी में कम से कम 1.5 घंटे से ज़्यादा देंगे। और जीएस में तो इतने सब्जेक्ट हैं कि किस किस सब्जेक्ट को फोकस किया जाए यही नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर करना है और किस पे टाइम बिल्कुल नहीं देना है। तो जीएस का हो गया। फिर आता है मैथ्स का। मैथ्स में आपको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा होगा उनका एक बार रिवीजन करिए, क्योंकि अभी 25 दिन है, काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है मैथ में। अगर आप चाहें तो 2-4 टॉपिक तैयार कर सकते हैं, और नंबर सिस्टम के आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आसान होते हैं, बस उसमें थोड़ा समझ रहती है। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग हिंदी पर होना चाहिए, क्योंकि आपके यहीं से लगभग 45, 32, 77 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी आधे से ज़्यादा तो आप यहीं से पा जाएंगे। उसके बाद 27, 10, 37 आपको मैथ और जीएस से करना है। तो जिसका जितना ज़्यादा वेटेज रहेगा मार्क्स का, उसको उसी हिसाब से टाइम देना होगा। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप सभी को ये प्लान सही लगा होगा, यह रणनीति सही लगी होगी। और पिछले एग्जाम में आपके कितने नंबर थे ये हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो टॉपिक कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं उसी टॉपिक के लिए तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। और आप लोग अपनी तैयारी को धार देते रहिए, क्योंकि अब मुश्किल से 25 से 30 दिन ही 25 ही दिन बचा है, क्योंकि 23 से तो एग्ज़ाम स्टार्ट ही हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये टारगेट भी आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि जो आप टारगेट बनाएंगे उसी के हिसाब से काम करेंगे। जैसे आपने अगर 100 का टारगेट बनाया है तो आपके 100 के अंदर ही नंबर आएंगे, या 100 क्वेश्चन के अंदर ही आप रह जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने 115 बनाए हैं और अगर आपके 110 से 115 के बीच आते हैं तो भी एक अच्छा स्कोर रहेगा। तो इसीलिए टारगेट बड़ा रखिए, ताकि आए तो उसी से कमाएं, और फिर टारगेट के हिसाब से मेहनत भी करिए। ये नहीं कि हमने सोच तो लिया कि इतना लाना है लेकिन तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो आपको तैयारी भी रियल पे करनी होगी और आपको इन सभी पर फोकस करना होगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप लोग अपने अपने बेसिस पे अपने अपने लेवल पर जुट जाइए और अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हैं तो आपके 230 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप इन टॉपिक को, इन बातों को ध्यान रखेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत साझा कर दी जाए। और कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।